सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की है। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर हमला करने के लिए आखिर रात के 1 बजे से 1:30 बजे के बीच का समय ही क्यों चुना। इस समय को चुनने के पीछे के मकसद और चैलेंजेस के बारे में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने रांची में एक कार्यक्रम में बताया है। तो इस बार हम लोग ने सोचा था कि लॉयटर एम्युनिशन और ड्रोन्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा। ये क्षमता जो है हमने आखिर एक्वायर करनी शुरू की थी अज़रबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई के बाद में। तो इसका इस्तेमाल किया क्योंकि ये एयर तो इस्तेमाल करता है बट लोअर एयर स्पेस है, काफ़ी नीचे चलता है और काफ़ी 30-40 किलोमीटर तक सटीक निशाने लगा सकते हैं ये वाले हथियार। और हमें पता था कि पाकिस्तान के पास इस तरह की क्षमता नहीं है जो इस तरह को जैम कर पाएँ या उसको डाउन कर पाएँ, तो हम लोग ने बाकी प्लानिंग के साथ में इनका इस्तेमाल किया। एक ही चीज़ है कि हमेशा हम लोग कोई जब टारगेट का एनालिसिस करते हैं या पॉलिटिकल एम पूरा होना चाहिए मिलिट्री एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से भी, मतलब आफ्टर ऑल हम लोग मिलिट्री का फोर्स क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के कारण। तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव सुप्रीम होता है, तो ये लॉयटर एम्युनिशन वगैरह करने से भी क्या हमारे पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे थे। तो एक प्रकार से एक छोटी सी वो रह रही थी कि भावलपुर का जो टारगेट था वो 120 किलोमीटर दूर था और लॉयटर एम्युनिशन या इस तरह के उससे करने से कर तो सकते थे, हमारे पास क्षमता थी बट गारंटी नहीं थी और वो एम्युनिशन को पहुंचने में 1-1.5 घंटा 20-30 मिनट लगते। तो फिर हम लोगों ने जो है एयरफोर्स को इस्तेमाल करने का ठाना दोबारा इन 2 टारगेट्स के लिए, और एयरफोर्स ने सही टारगेट्स वगैरह इस्तेमाल करके काम किया। आखिरी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि ये प्रिसिशन स्ट्राइक्स जो हमने की इतनी लंबी दूरी में 100-150 कभी 30 किलोमीटर में इतनी छोटे से इलाके में घर के ऊपर इस चीज़ को गिरा देना, मतलब इट्स कभी कभी लगता है कि ये एकदम नामुमकिन काइंड की चीज़ है। रात के अंधेरे में आप यहाँ से कोई चीज़ कर रहे हो जो 30 किलोमीटर दूर जाएगी और इस बंच के ऊपर यहीं पे गिरेगी बिल्डिंग के सेंटर में, जो कि जितने भी JNK के अंदर टारगेट्स थे जो आर्मी ने एंगेज किए और जैसे इनके एयरफोर्स के भी टारगेट सभी जगह जो है सटीक निशान लगा। तो ये कैसे होता है, इसके पीछे बड़ी कड़ी मेहनत है। तो मतलब ये ज्योग्राफी है, इसमें बड़ी सारी जो स्पेशल स्टडीज़ हैं इसमें जो है कितनी एलिवेशन है टारगेट का, कितनी ऊंचाई है, कितनी दूरी है, कितना एंगल है, कहाँ से जाएगा, एक पूरी साइंस है मेंसुरेशन कैलकुलेशन की। काफ़ी कैलकुलेशन होती है, रिकॉग्निसेंस होती है, उसके बाद जब आप ये कर पाते हो तब इस तरह की एक्यूरेसी आपको मिलती है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से बटन दबाया तो मिसाइल गई और वहाँ गिर गया ना, ऐसा नहीं है। तो काफ़ी मेहनत लगती है और ये आसान नहीं है। तो मैंने सोचा ये कुछ एक बातें शायद नॉर्मल लोगों के उस पर संज्ञान में ना हो और शायद इसको इंटरेस्टिंग लगे बच्चों को कि ये चीज़ क्या हुई थी, कैसे हुई थी। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद 6 से 7 मई की रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में आतंकवादी कैंपों को निशाना बनाया था। इस अभियान को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। वहीं सीडीएस अनिल चौहान के खुलासे पर रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी ने भी प्रतिक्रिया दी। अनिल चौहान एक बहुत सुलझे हुए, बहुत ठहराव वाले, बहुत विनम्र स्वभाव के जनरल हैं और एज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उनका पहला दायित्व है कि वो तीनों सेनाओं को, सशस्त्र सेनाओं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को हार्मोनाइज करें इकट्ठा लड़ाने के लिए। ये प्राइमरी टास्क है उनका, इंटीग्रेशन ऑफ द 3 सर्विसेज एंड हार्मोनाइजेशन ऑफ उनके जो प्लान्स, ऑपरेशंस वगैरह वगैरह, इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना, उसके लिए इनसे ज़्यादा अच्छा उपयुक्त व्यक्ति इस वक्त नहीं हो सकता। बहुत इनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि हारमोनियस है और वो इकट्ठा करती है लोगों को। नहीं तो कई लोग थोड़े से डिविजिव हो जाते हैं, एब्रेसिव हो जाते हैं। ये बहुत उसके लिए बहुत बहुत उपयुक्त है। ये ईस्टर्न आर्मी के कमांडर रह चुके हैं और जैसे वो कह रहे हैं कि सेना में कोई किसी किस्म का परिवारवाद वगैरह सवाल ही नहीं आता। यू आर सिलेक्टेड ऑन योर मेरिट। बड़े टफ आपको एग्ज़ाम पास करने होते हैं, रिटर्न, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, फिजिकल, और उसके बाद पूरी सर्विस के दौरान आपके कितने सारे कोर्सेज होते हैं
ठीक है, आपको उनमें अच्छा करना पड़ता है। जो टॉप करता है वही ऊपर जाता है। जो आपकी पलटन में परफॉर्मेंस है वो हर साल मॉनिटर की जाती है, आपको ग्रेड किया जाता है क्वांटिटेटिवली, और वो ग्रेडिंग के ऊपर यानी पॉइंट डेसिमल पॉइंट्स पे फर्क पड़ जाता है, प्रमोशन मिली या ना मिली, या सिलेक्टिव अपॉइंटमेंट्स मिली या ना मिली। तो आर्मी का बहुत फेयर सिस्टम है, बहुत ही आला सिस्टम है, कोई रिजर्वेशन नहीं है कास्ट कूस्ट की, ये सब दंड फंद से दूर। केवल एक है आपकी कैपेबिलिटी, आपकी एबिलिटी, आपकी दक्षता। कितने अच्छे हैं आप फायरिंग में, कितने अच्छे हैं कोर्सेज में, पढ़ाई में कितने अच्छे हैं, फिजिकल फिटनेस में, उसके ऊपर आपको प्रमोशन मिलती है। उन्होंने जो बताया है कि मरकज़ सुभान अल्लाह, मरकज़ तैयबा, सियालकोट में जो हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर था, ये सारे हमने हिट किए। पिछली बार पाकिस्तान ने कहा था कि भाई क्योंकि हमने जो रिमोट जंगल में टारगेट्स थी उनको हिट किया, जहां ये नॉर्मली जाके छुप के अपनी ट्रेनिंग करते हैं, अपने लॉन्च पैड्स बनाते हैं, उनको हिट किया था 2016 में ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक में, जबकि हमारे स्पेशल फोर्सेस 3 से 4 किलोमीटर अंदर घुस के इनको ठोक के आ गए थे, 40 मार के आ गए थे। लेकिन क्योंकि वो रिमोट लोकेशंस थी, जंगल था, आबादी नहीं थी, मीडिया नहीं था, इन्होंने बोला साहब कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं हिट किया है, ऐसे ही कहानी बोल रहे, ठीक है। और जब बालाकोट की एयर स्ट्राइक हुई 2019 में, तब भी यही कहानी रटी कि साहब वो तो घने जंगल में था, जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा, ठीक है। तो अब हमने दिखा के मारा, अब हमने दिखा के मारा। यह है भावलपुर के शहर के बीच, लाहौर के शहर के बीच, मुरीद के में ठोक दिए ये, ठीक है। और जो वो कह रहे हैं कि हम इनको दिन के टाइम हिट कर सकते थे, जबकि टारगेटिंग ज़्यादा आसान होती है, फोटो लेना, एविडेंस कलेक्ट करना ज़्यादा आसान होता है, लेकिन हमने रात को हिट किया। सबसे पहली वजह ये थी कि रात को कोई सिविलियन वहाँ पे नहीं होगा, कोई भीड़ गैदरिंग, जो लोग ऐसे ही आते हैं मिलने जुलने, वो कोई नहीं होगी, कोलैटरल डैमेज नहीं होगा। और दूसरा उन्होंने कहा कि भाई हमको अपनी कैपेबिलिटीज़ में पूरा विश्वास था कि हम रात को भी हिट करें, 1 से 2 बजे के बीच में रात को, तब भी हमारे जो सैटेलाइट कैमराज हैं वगैरह वगैरह, इंफ्रारेड जो एबिलिटीज़ हैं, उससे हम रात को भी फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो इन 2 चीज़ों के चलते हमने ये टाइम 1 से 2 बजे का चुना। प्राइमरी रीज़न था कि कोलैटरल डैमेज बच जाए, बेवजह बेकसूर कोई सिविलियन जहां तक हो सके ना मारा जाए। लेकिन साहब ये आदत से बाज आते नहीं। हम जब लड़ने जाते हैं, हम अपनी फैमिलीज थोड़ी ना साथ लेके जाते हैं कि घेरा रखें फैमिलीज को एज अ शील्ड, ठीक है। हम अकेले जाते हैं लड़ने क्योंकि लड़ाई का मैदान है, लेकिन ये अपने सारी फैमिली टब्बर शब्बर को लेके वहां बैठा हुआ था मसूद अजहर, क्योंकि उनको शील्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। और किस्मत इसकी अच्छी है कि आखिरी मिनट पे किसी दूसरे कमरे में चला गया और बच गया। और इसका बड़ा भाई, छोटा भाई, जो सब टेररिस्ट हैं, बाय द वे बड़े मशहूर टेररिस्ट हैं, 6 जो है टॉप डेजिग्नेटेड टेररिस्ट मारे गए हैं इस हिट में। हिट्स में जो 9 हमने स्ट्राइक किए, और कोई 140 के करीब नॉर्मल टेररिस्ट जो छोटे रैंक के हैं वो खलास हो गए हैं इस हमले के अंदर, ठीक है। 6 टॉप ऑफ द लाइन टेररिस्ट, मुदस्सर वगैरह, जिसके फ्यूनरल पे लेफ्टिनेंट जनरल्स, मेजर जनरल्स, आईजी पुलिस, डीजी पुलिस वगैरह आए हुए थे, स्टेट फ्यूनरल्स दे रहे थे साहब। ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को साफ जाहिर करता है कि ये जो है ये मिले हुए हैं, एक ही डाल के चट्टे कट्टे हैं, ये कोई डिस्टिंक्शन नहीं हो सकती स्टेट एक्टर्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स में। सारी पाकिस्तान की फौज, आईएसआई, पुलिस, वो सब लिप्त है इसके अंदर। और अगली बार हमको ये याद रखना चाहिए और कोई डिस्टिंक्शन नहीं करनी चाहिए, हमने केवल नॉन स्टेट एक्टर्स मारे। इनकी पूरी स्टेट इन्वॉल्व है, वो रिक्रूट करते हैं, वो ट्रेन करते हैं, वो हथियार देते हैं, वो इनको इन्फिल्ट्रेट कराते हैं, और फिर जब लड़ाई शुरू हो जाती है जैसे 26/11 में,
वो आईएसआई के ऑफिसर हमारे इंडियन टेलीविजन देख देख के इनको गाइड करते हैं सैटेलाइट फोन पे। इससे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट क्या हो सकती है? और जब मारे जाते हैं तो उनको स्टेट फ्यूनरल दिए जाते, मिलिट्री गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। इससे ज्यादा पाकिस्तान की स्टेट की इन्वॉल्वमेंट टेररिज्म में व्हाट इज अ बेटर प्रूफ